अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैंपस टू कैरियर की एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। कैंपस टू कैरियर का मकसद जो है वो क्लास मॉन्टेसरी से लेकर जब यूनिवर्सिटी तक बच्चा एजुकेशन जर्नी लेता है तो उसमें डिफरेंट फेजेस आते हैं, दैट इज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी। जब टर्शरी लेवल पे आता है तो उस वक्त बच्चे के पास बहुत सारी चॉइसेस आ जाती हैं और वहां पे बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है कैरियर काउंसलिंग का। और आज हम बेसिकली इस टर्शरी लेवल के ऊपर ही बात करेंगे, दैट इज हायर एजुकेशन में कौन कौन सी फील्ड हम ले सकते हैं और किस किस फील्ड में हमें जाना चाहिए। हम अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट साइंस जो है वो जिस तरह से हमारे आज मार्शल में सब कुछ चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट साइंस भी बहुत तेजी से चेंज होता जा रहा है। एक वक्त था मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट इसका बूम था, फिर एक वक्त आया जब एचआरएम का बूम आया और हर कोई एचआरएम की तरफ जाने लगा। और आज मैनेजमेंट साइंस की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जिस चीज का बूम है वो है सप्लाई चेन। और मैं पर्सनली समझता हूं ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में शायद मार्केटिंग बहुत ज्यादा डैमेज हो, शायद एचआर डिपार्टमेंट डैमेज से मुराद यह है कि उसके रूब्रिक्स बहुत ज्यादा चेंज होंगे और हो सकता है कि मशीन्स और एआई कहीं ना कहीं ह्यूमंस को रिप्लेस करें। लेकिन हमारे पास जो सप्लाई चेन की फील्ड है इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या ये भी एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से इफेक्ट होगी नहीं होगी, इसके ऊपर जो है आज हम बात करेंगे। तो हमारे पास मौजूद है फहद कांगो, सप्लाई चेन एक्सपर्ट हैं। आज इनकी एक्सपर्टीज से भी जो है मुस्तफीद होने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट खासियत यह है कि ये सप्लाई चेन प्रैक्टिशनर भी हैं और सिमिलर टाइम पे ये सप्लाई चेन पढ़ा भी रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। तो ही वुड बी अ मोस्ट रिलेवेंट इंडिविजुअल जो आज सप्लाई चेन और उसके मॉडर्न ट्रेंड और किस तरह से सप्लाई चेन को हमें ऑप्ट करना चाहिए, किनको ऑप्ट करना है, किनको ऑप्ट नहीं करना, इसके ऊपर आज बात करेंगे। तो मिलते हैं फहद कांगो से। अस्सलाम वालेकुम फहद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे कैंपस टू कैरियर में जो है वो मदऊ किया और खासकर एक ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए जो कि मेरा प्रोफेशन भी है, मेरा पैशन भी है। जैसे कि आपने बताया मैं सप्लाई चेन पढ़ाता भी हूँ, सप्लाई चेन पढ़ता भी हूँ और ये सप्लाई चेन की फील्ड जो है ये मेरे दिल के बेहद करीब है। तो फहद एक काम करते हैं, दिल के बेहद करीब है तो यहीं से स्टार्ट लेते हैं कि दिल के बेहद करीब है क्यों, इसके फ्यूचर पर्सपेक्ट है क्या। और जैसा भी मैंने इंट्रो में बताया कि मैनेजमेंट की बहुत सारी फील्ड्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हैं। सप्लाई चेन के क्या चैलेंजेस हैं, यहीं से बात को स्टार्ट करते हैं। सर सप्लाई चेन के अगर हम कॉन्टेम्पररी मैनेजमेंट में अगर बात करें और आज के मौजूदा दौर में बात करें तो सप्लाई चेन को सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो एआई से रिलेटेड जो है वो हम चैलेंजेस देख रहे होते हैं। एआई उन लोगों के लिए चैलेंजेस हैं जो कि एआई को यूज नहीं कर रहे हैं या बेसिकली वो जो उसकी अफादियत है उससे जो है वो बेनिफिट हासिल नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली एआई जो है वो एक चैलेंज है। और जैसा कि हम एआई से रिलेटेड जो हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ एआई नहीं, हर वो टेक्नोलॉजी जो कि न्यू होगी और उसको कोई अडॉप्ट नहीं करेगा या विलिंग टू लर्न नहीं होगा तो उसके लिए वो चैलेंज बन जाएगी। मिसाल के तौर पर चार्ल्स डार्विन का एक बड़ा फेमस कोट है कि जिंदा रहने वालों में, बचने वालों में और सरवाइव करने वालों में सिर्फ वो होंगे जो मोस्ट अडॉप्टेबल टू चेंज होंगे, जो कि खुद को बदलना जानते होंगे, खुद को मॉडिफाई करना जानते होंगे, खुद को कस्टमाइज करना जानते होंगे। ठीक, कस्टमाइजेशन मौजूदा दौर के हिसाब से, कस्टमाइजेशन इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कस्टमाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन की चाहत है उस हिसाब से। आपकी चाहत कुछ और हो सकती है, इंडस्ट्री की चाहत कुछ और हो सकती है। जबरदस्त। आपने उस चाहत के अकॉर्डिंगली चलना है जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जो कि उस सेक्टर की रिक्वायरमेंट है जहां आप काम करने जा रहे हैं या जहां आप काम कर रहे हैं। ठीक है। तो मौजूदा दौर में जो बेहद चैलेंजेस हम देखते हैं वो खासकर ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चैलेंजेस हैं उन लोगों के लिए जो कि अडॉप्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे हैं, जो कि उसकी लर्निंग की तरफ नहीं जा रहे हैं, जो कि उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको लर्न नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये मेजर जो है वो चैलेंजेस हम देख रहे हैं सप्लाई चेन। सही है। और जैसा कि आप देखते हैं कि सप्लाई चेन जो है वो काफी डाइवर्सिफाइड हो चुकी है और हम अगर बात करें कि आज जो सप्लाई चेन हम देखते हैं वो जाहिर सी बात है कि आज से 80 साल पहले सप्लाई चेन वैसी नहीं थी जैसी कि वो आज सप्लाई चेन। मिसाल के तौर पे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब एकेडमिया और कॉर्पोरेट में सप्लाई चेन को जो है वो इसके प्रिंसिपल्स को जब इम्प्लीमेंट किया गया और इसके जो फाउंडेशंस हैं उन्हें जब हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूज किया इन आर कॉर्पोरेट सेक्टर और इन एकेडमिया सेक्टर,
तो सप्लाई चेन का तो वजूद ही नहीं था। जो असल वजूद था वो तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का था। बिल्कुल। जो असल वजूद था वो बिजनेस लॉजिस्टिक्स का था। जो असल वजूद था वो तो लॉजिस्टिक्स का था। जो असल वजूद था वो मटेरियल मैनेजमेंट का था। सप्लाई चेन का तो कोई वजूद ही नहीं था दूर दूर तक। सही। लेकिन आज जो हम एवोल्यूशन के बाद और रेवोल्यूशन के बाद सप्लाई चेन को देखते हैं तो उसमें तो काफी मॉडिफिकेशंस हो चुकी हैं, उसमें काफी कस्टमाइजेशंस हो चुकी हैं। हम ये देखते हैं कि जी सप्लाई चेन जो है वो स्टार्ट हुआ आपके लॉजिस्टिक्स से। आप किसी भी जर्नल बंदे से पूछेंगे कि जी व्हाट इज सप्लाई चेन, वो कहेगा जी लॉजिस्टिक्स इज सप्लाई चेन, वो कहेगा जी वेयर हाउस इज सप्लाई चेन। ये सवाल हमारे बहुत सारे दोस्त स्टूडेंट्स पूछते भी हैं, क्या सप्लाई चेन सिर्फ लॉजिस्टिक और वेयर हाउस का नाम है या सप्लाई चेन इज मोर देन दैट? तो ये बड़ा रिलेवेंट आपने हाँ, point बताया। ये जो सप्लाई चेन सिर्फ लॉजिस्टिक्स का नाम है या वेयर हाउस का नाम है, ये आज के मौजूदा दौर के हिसाब से गलत है। लेकिन आज से अगर आप 80 साल पहले की बात करेंगे तो ये सवाल बिल्कुल सही है। सप्लाई चेन इज लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउस। उसकी वजह ये है कि उस टाइम इतना स्कोप ही नहीं था। सही। उस टाइम जो चीजें थी वो सप्लाई चेन की जो फंडामेंटल्स थे और जो उसकी बाउंड्रीज थी वो लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री इसी के इर्द गिर्द घूमती थी। सप्लाई चेन की टर्मिनोलॉजी जो वजूद में आई उसे कॉइन करने वाले जो थे वो मिस्टर कीथ ओलिवर थे और उन्होंने 1982 में फाइनेंशियल टाइम्स का एक इंटरव्यू था जिसमें एक टर्मिनोलॉजी जो थी वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसे कॉइन कर दिया। और उसकी एक वजह भी थी। उसकी वजह ये थी कि 1980s का दौर जो है वो चूंकि कंप्यूटर इमर्जिंग का दौर था, इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपको बहुत अच्छे से मिल रही थी। वो बंदा जो अमेरिका में बैठा हुआ था वो बहुत आसानी से सोर्स कर पा रहा था चाइना से किसी भी प्रोडक्ट को। वो इंडिविजुअल, वो ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में बैठी हुई थी वो बहुत आसानी से अपनी प्रोडक्ट को सेल कर पा रही थी मिडिल ईस्ट में। तो एक ऐसे मैकेनिज्म को शो करने की रिक्वायरमेंट थी, एक ऐसे एरिया को जो है वो डिफाइन करने की जरूरत थी जो कि एक बहुत बड़े नेटवर्क को डिफाइन कर सके। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक नेटवर्क को डिफाइन नहीं कर सकता, लॉजिस्टिक्स एक नेटवर्क को डिफाइन नहीं कर सकता, वेयर हाउस एक नेटवर्क को डिफाइन नहीं कर सकता, सप्लाई चेन एक नेटवर्क को डिफाइन करता है। तो यही वजह थी कि 1980s के बाद फिर वो एक टर्मिनोलॉजी हमने देखी सही, जिसे आज जो है हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि ब्रॉडर एस्पेक्ट को कवर कर रही है आज, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगा, लॉजिस्टिक भी आ जाएगा, शेल्फ टाइम भी आ जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। आपकी डिमांड मैनेजमेंट उसके अंदर आ गई, आपकी फैसिलिटी मैनेजमेंट उसके अंदर आ गई, आपकी लोकेशन सिलेक्शन क्राइटेरियाज उसके अंदर आ गए, आपका इन्वेंटरी मैनेजमेंट उसके अंदर आ गया, आपका प्रोडक्शन प्लानिंग उसके अंदर आ गया, आपका वेयर हाउस मैनेजमेंट उसके अंदर आ गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट उसके अंदर आ गया, आपका लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट उसके अंदर आ गया, इवन आपका कस्टमर सर्विसेज भी उसके अंदर आ गया। अब कस्टमर सर्विसेज को जब हम देखते हैं तो कस्टमर सर्विसेज इटसेल्फ इज अ ब्रॉडर एस्पेक्ट। उसमें आपके प्री ट्रांजैक्शनल एलिमेंट्स अलग है, ट्रांजैक्शनल एलिमेंट्स अलग है और पोस्ट ट्रांजैक्शनल एलिमेंट्स अलग है। ठीक है। प्री ट्रांजैक्शनल एलिमेंट्स में तो वो आपकी मार्केटिंग उसमें इन्वॉल्व होती है जो ये कहती है कि जी ओके हमारी कंपनी पॉलिसीज ये है, हमारा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ये है, हमारी जो पेमेंट टर्म्स होंगी वो ये होंगी। मिसाल के तौर पे ये तो मार्केटिंग वालों ने करना है, लेकिन जो ट्रांजैक्शनल एलिमेंट्स हैं सप्लाई चेन के, मिसाल के तौर पे ऑर्डर को फुलफिल करके देना, मिनिमम लीड टाइम में काम करके देना, रॉ मटेरियल की अरेंजमेंट को परफॉर्म करना, प्रोडक्शन को परफॉर्म करना, ये तो ट्रांजैक्शनल एलिमेंट्स हैं उस कस्टमर सर्विसेज के। क्या आपने प्री ट्रांजैक्शंस करवाई मार्केटिंग से, ट्रांजैक्शंस आप करवा रहे हैं सप्लाई चेन से, आप प्रोडक्शन से ट्रांजैक्शंस करवा रहे हैं, आप प्रोक्योरमेंट से ट्रांजैक्शंस करवा रहे हैं, इसी तरह आप वेयरहाउस से ट्रांजैक्शंस करवा रहे हैं। इसी तरह जो पोस्ट ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज है जो हम कस्टमर सर्विसेज इस तरह जो पोस्ट ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज है जो कि हम कस्टमर सर्विसेज की देखते हैं कि आपको एक प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर किया गया, अब उसके अंदर फॉर सपोज कोई इशू आ गया, देन यू हैव टू रिटर्न इट। तो वो पोस्ट ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी है। उसके लिए आपको सप्लाई चेन का पूरा एक मैकेनिज्म चाहिए, आपको कलेक्शन पॉइंट्स चाहिए जहां से आप प्रोडक्ट को कलेक्ट करेंगे। फिर आपके पास एक मैकेनिज्म ये भी होना चाहिए कि जी इधर जो प्रोडक्ट आपको दी जा रही है वो काउंटरफिट प्रोडक्ट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आपसे परचेज कुछ और किया गया और आपको रिटर्न के टाइम पे कुछ और दे दिया गया। सेम हैपेंड विद दी एप्पल के साथ हुआ ही है। हमारे रिसेंट केस स्टडी है पूरी की पूरी इस पे कि एप्पल को वो काउंटरफिट प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन परचेजेस की, वो एक साहब थे उन्होंने ऑनलाइन परचेज की और ऑन साइड जाके वो काउंटरफिट प्रोडक्ट जो थी वो एप्पल की उनको रिटर्न कर दी। और जब तक एप्पल को पता चला तब तक वो $1 बिलियन का नुकसान हो चुका। तो ऐसे इश्यूज भी हमें देखने को मिलते हैं। और अगेन इस इश्यूज को या इन तरह के इश्यूज को कैटर करने के लिए और बाउंड्रीज को सेट करने के लिए और ये मेक श्योर करने के लिए कि आपकी जो प्रोडक्ट जा रही है वो वापस सही आ रही है नहीं आ रही, डेफिनेटली उसमें सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा रोल। बिल्कुल। तो इसमें रिटेल को आप कहां देख रहे हैं? सर रिटेल की जो सप्लाई चेन है वो एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट फीचर है हमारी इंटायर सप्लाई चेन का। उसकी वजह यह है कि एक तो रिटेल सप्लाई चेन पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। उस पर प्रेशर इस सेंस में ज्यादा है कि रिटेल सप्लाई चेन, क्योंकि कस्टमर जो आपकी सप्लाई चेन है उससे जो
कस्टमर जिस चेन को फेस करता है वो रिटेल चेन होती है। बिल्कुल ऐसा ही। कस्टमर मैन्युफैक्चरिंग चेन को फेस नहीं करता, उसको नहीं पता पीछे क्या। कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन चेन को फेस नहीं करता, कस्टमर लॉजिस्टिक्स चेन को फेस नहीं करता, कस्टमर फेस करता है रिटेल चेन को। तो रिटेल पे सबसे ज्यादा प्रेशर ये होता है कि उन्होंने मेक श्योर करना है कि जी प्रोडक्ट जो है वो रेडीली अवेलेबल हो ऑन दी शेल्फ। एक बड़ी फेमस सेइंग है ना, पीएनजी का एक बड़ा फेमस जो है वो सेइंग है और बहुत अच्छी सी अप्रोच है कि पीएनजी कहता है देयर आर टू मोमेंट्स ऑफ ट्रुथ। दो मोमेंट्स ऑफ ट्रुथ है। एक ये है कि जब कस्टमर आता है आपके स्टोर पे तो क्या पीएनजी की प्रोडक्ट वहां अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ ट्रुथ। सही है। सेकंड मोमेंट ऑफ ट्रुथ ये है कि इधर क्या कस्टमर सेटिस्फाइड है विद द प्रोडक्ट और नॉट। तो पीएनजी ये कहता है कि सेकंड मोमेंट ऑफ ट्रुथ के लिए ये जरूरी है कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ ट्रुथ होना चाहिए, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द शेल्फ। सही। सो ये एक मेजर पार्ट है एक रिटेल चेन का और एक रिटेल सेक्टर का कि उसने मेक श्योर करना है कि जो भी प्रोडक्ट है वो रेडीली अवेलेबल हो टू द एंड कंज्यूमर, टू द एंड कस्टमर, जिसने जाके वहां से उसको परचेज करना है। एक कस्टमर ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जाके परचेज नहीं करना, एक आम इंडिविजुअल ने एक होलसेलर के पास से जाके परचेज नहीं करना है, एक आम इंडिविजुअल ने किसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से जाके परचेज नहीं करना है, एक आम इंडिविजुअल ने जो परचेजिंग को परफॉर्म करना है वो एक रिटेल से जाके परफॉर्म। और यही वजह हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो रेडीली अवेलेबल हो ऑन द शेल्फ, वो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल का यूज करती हैं। आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल का यूज कर रही हैं, जिसके तहत वो डाटा कैप्चर कर सकें कि जी हमारी सेल जो है वो किस हिसाब से हो रही है। और ये डाटा शेयरिंग जो है ये डेली बेसिस पे की जा रही है। हम ये जो इतना बड़ा हम मेगा स्टोर्स देखते हैं, लाइक हम इंटरनेशनली भी देखें, कारफॉर है, नेशनली हमारे पास इम्तियाज है और चेज है और इस तरह के स्टोर्स हैं। एक तो सिचुएशन ये है कि या तो आप पूरी बटालियन बिठा दें, पूरी एक फौज बिठा दें जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट करती रहे, जो एक्सेल पे तमाम चीजें जो है वो मेंटेन करती रहे और डेली बेसिस पे पूरी एक बटालियन बैठी भी हो 100-150 बंदों की, क्योंकि एसकेयूज बहुत है। जो प्रोडक्ट्स हैं आप चेज में जाते हैं, इम्तियाज जाते हैं, वो तो रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, एक सुई से लेके एक टीवी क्या और ग्रोसरी क्या और हर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट विच इज नीडेड इन योर डेली लाइफ वो वहां अवेलेबल है। तो या तो एक ये है कि आप एक्सेल पे पूरा काम करवाते हैं, या तो फिर आप यही काम वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री के थ्रू आप अपने सप्लायर से करवाएं। ये वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री है। रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आपका जो सवाल था उसमें मैं ऐड ऑन कर रहा हूं कि ये रिटेल सेक्टर में वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट की गई है और इंप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट भी है। जैसे कि मैंने बताया, या तो आप सारे काम खुद करते रहे, सारी कॉस्ट खुद बेयर करें, या तो आप एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट साइन करें विद योर सप्लायर और आप ये कहेंगे जी ओके हम आपको डेली बेसिस पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हम आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, हम आपको मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल्स डिफाइन करके देंगे, हम आपको जो है वो ये बताएंगे कि हमें डिलीवरी के स्केड्यूल्स क्या चाहिए, हम आपको ये बताएंगे कि जी ऑर्डर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, हम आपको बताएंगे। सो मुराद ये कि वो को मैनेज्ड वे में होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटेल वाला ही बोलेगा कि जी मुझे इस टाइम चाहिए। नो, नथिंग इज लाइक दिस इन वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री। वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री को मैनेज्ड इन्वेंट्री इसीलिए कहा जाता है कि आपने जो भी इन्वेंट्रीज मैनेज करनी है एट द रिटेल साइड वो को मैनेज्ड वे में होंगी, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ होंगी, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होंगी बिटवीन द सप्लायर एंड द बायर। सही। ये आज हम देखते हैं कि रिटेल सेक्टर जो है वो किस तरीके से जो है वो ग्रो कर रहा है और इसमें चैलेंजेस भी उसी हिसाब से आ रहे हैं। रीजन इसके कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को तभी कैप्चर कर पाएंगे जब आपको रियल टाइम पे डाटा अवेलेबल होगा। और मेरे ख्याल से यही टेक्नोलॉजी का भी रोल सबसे अहम आ जाता है। यही चीज जो है सप्लाई चेन को ई सप्लाई चेन में कन्वर्ट कर देती है। आपकी बात को बिल्कुल मैं एम्फसाइज करूंगा। ये वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री, ये ई सप्लाई चेन एट द रिटेल साइड, ये पॉसिबल ही बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी है। आप पॉइंट ऑफ सेल में से ई निकाल दें आप इलेक्ट्रॉनिक निकाल दो पॉइंट ऑफ सेल, फिर तो रजिस्टर पे आ गया। वो तो कैश रजिस्टर तो जैसे पुराने दौर में वो रजिस्टर चल रहे होते थे, फिर आप इतना बड़ा मेगा स्टोर तो नहीं चला सकते, फिर आप एक छोटी सी ग्रोसरी चला सकते हैं, फिर आप इतना मेगा स्टोर, इतना लार्ज स्टोर जो कि जैसे हम कारफॉर को देख रहे हैं, मेट्रो को देख रहे हैं, फिर इतना बड़ा पॉसिबल ही नहीं है विदाउट टेक्नोलॉजी। सही बात है। ये तो पॉसिबल इसलिए हो रहा है कि टेक्नोलॉजी की मदद है आपके पास। आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं अपनी ट्रांसपोर्टेशन में, आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं अपनी वेयर हाउसिंग में, आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं अपनी इन्वेंटरी मैनेजमेंट में, आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं अपनी सोर्सिंग में, आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन में। आप ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ द सप्लाई चेन आपका टेक्नोलॉजी पे बेस कर रहा है। क्योंकि जब हम सप्लाई चेन पे बात करते हैं तो सप्लाई चेन तीन मेन चीजों पे जो है वो बेस करती है। एक आपके पीपल है, एक आपके प्रोसेसेस है, एक आपकी टेक्नोलॉजी है।
पीपल आपको इसलिए चाहिए क्योंकि काम पीपल ने करना है, जो असल एग्जीक्यूशंस है वो पीपल ने करनी है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जैसे आज हम 2025 पे, हम 3025 पे होंगे तो हम ये कहेंगे कि जी ओके, नाउ रोबोट, प्रोसेसर्स एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन हटा दें आप उसके, वो फिर बहुत आगे की बात है। लेकिन अगर आप आज की बात करेंगे तो आज की सप्लाई चेन को चलाने के लिए आपको तीन चीजें बहुत बहुत जरूरी हैं जो कि आपकी सप्लाई चेन में होनी चाहिए। एक है आपके पीपल, जो आपके टैलेंटेड स्टाफ होना चाहिए, जो कि जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, जो भी आपने गोल सेट किए हैं, उनको अचीव करेंगे। दूसरा, आपको प्रोसेसेस चाहिए। प्रोसेसेस किस लिए चाहिए? ताकि आप स्टैंडर्डाइजेशन को परफॉर्म कर सकें। प्रोसेसेस ताकि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को परफॉर्म कर सकें। प्रोसेसेस इसलिए ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली काम कर सकें। प्रोसेसेस इसलिए ताकि आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली काम कर सकें। प्रोसेसेस इसलिए ताकि आप बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग को परफॉर्म कर सकें। प्रोसेसेस इसलिए ताकि आप बेस्ट वेयरहाउसिंग को परफॉर्म कर सकें। इसी तरह टेक्नोलॉजी की आपको जरूरत है ताकि वो जो पीपल है और जो प्रोसेसेस है वो अच्छे से काम कर सके। टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं करेगी, वो ये जो पीपल और प्रोसेसेस है इनको बहुत अच्छे से काम करने के लिए काबिल बनाएगी, जो कि एफिशिएंट भी होंगे और साथ ही साथ इफेक्टिव भी होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टेक्नोलॉजी जो हम देखते हैं आज की सप्लाई चेन में, और खासकर ये जो रिटेल सेक्टर पे जो आपने बात की, तो रिटेल इस तरीके से जो है वो ग्रो कर रहा है और ये काफी इमर्जिंग फील्ड है। आज जो है वो रिटेल का सेक्टर हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इन्वेंट्री के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। रिटेल का सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन मर्चेंडाइजिंग के लिए यूज कर रही है। सही। वहां आप जाते हैं, आप चेज जाते हैं, कारफोर जाते हैं, मेट्रो जाते हैं, एक इंडिविजुअल वहां खड़े हुए हैं जो कि आपको गाइड भी कर रहे हैं। जब आप किसी भी चीज को परचेज करने जाते हैं तो सोफिस्टिकेटेड गाइडर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी परचेज में। आपका माइंडसेट चेंज करने में जो सोफिस्टिकेटेड वो जो गाइडर वहां खड़ा हुआ है, जिसको हम मर्चेंडाइजर कह सकते हैं, जिसे हम सेल्स पर्सन कह सकते हैं, वो उसका बहुत कलीदी रोल है, बहुत मेजर रोल है आपकी सप्लाई चेन को रन करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर फेसिंग उसने करनी है, ओपिनियन उसने बनानी है, कस्टमर फीडबैक उसने देना है। तो रिटेल के सेक्टर के थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस अपनी सेल्स को इनहांस कर रही हैं, साथ ही साथ वो कस्टमर्स के फीडबैक ले रही हैं कि कहां हमने अपनी प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करनी है ताकि हम कस्टमर के अकॉर्डिंगली जो है वो वर्किंग को परफॉर्म कर सकें। So this is what the retail or supply chain is according to my side. मेरे ख्याल से मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब जो हैं फहद कांगू ने यहाँ पे दे दिए हैं कि हाउ टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट द सप्लाई चेन, ये यहाँ पे हमारा कवर हुआ। मैं थोड़ा सा इसको टेक्निकल एस्पेक्ट से हटा के काउंसलिंग एस्पेक्ट पे आना चाहूंगा फहद, क्योंकि आप एकेडमिया से भी बिलोंग करते हैं, यू हैव बीन टीचिंग इन सेवरल यूनिवर्सिटीज द सप्लाई चेन एंड रिलेटेड कोर्सेज। तो ये बताइए कि हमारे इंटरमीडिएट के बच्चे जो इस वक्त अपना कैरियर देख रहे हैं मैनेजमेंट साइंस में और लेटर ऑन वो देख रहे हैं अपने आप को सप्लाई चेन के फील्ड में, तो व्हाट स्किल सेट, इनिशियल स्किल सेट दे शुड हैव टू कंसीडर सप्लाई चेन एज अ कैरियर, इसके ऊपर जरा बात करें। और इसी के साथ अगर ये भी बात कर सके कि क्या पाकिस्तान का एकेडमिया सप्लाई चेन के जो मॉडर्न ट्रेंड है इसके लिए तैयार है, स्टूडेंट्स को वो स्किल सेट दी जा रही हैं, क्या हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को कंपैटिबल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो दो बेसिकली सवाल है, एक व्हाट स्किल सेट द इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैव टू कंसीडर सप्लाई चेन एज अ कैरियर, और एकेडमिया क्या इसके लिए तैयार है, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आ रही है मॉडर्न सप्लाई चेन के लिए, उसके लिए क्या हम तैयार हैं? सर आपका बहुत अच्छा सवाल है, और मुझसे अगर पूछेंगे कि क्या स्किल सेट होनी चाहिए सप्लाई चेन के लिए और किन लोगों को सप्लाई चेन में आना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं चूंकि सप्लाई चेन का लवर हूं, मैं चूंकि सप्लाई चेन का प्रोफेशनल हूं, मैं चूंकि जो है वो जैसा कि आप भी जानते हैं मेरा सप्लाई चेन जो है वो पैशन भी है, तो मैं तो कैंपस टू करियर के जितने भी इंटरमीडिएट वाले बच्चे ये देख रहे होंगे, मैं तो सबको बोलूंगा सप्लाई चेन में आ जाए पहली फुर्सत में क्योंकि मेरा तो प्रोफेशन ही यही है और मेरा पैशन भी यही है। ऐसा नहीं करो यार, एचआर के ऊपर है तो एचआर वाले कहेंगे हमारे लिए तो कुछ बचा नहीं, कहा ढका तो सब कुछ ले गया। सो द थिंग इज कि बॉटम लाइन ये है कि आपको सप्लाई चेन में काम करने के लिए आपकी जो स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, वो मैं समझता हूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज द टॉपेस्ट थिंग जो कि आपके अंदर होनी चाहिए, अगरचे तो आप सप्लाई चेन को एज अ प्रोफेशनल लेने जा रहे हैं। दूसरा, क्रिटिकल थिंकिंग की आपके अंदर एक एलिमेंट होना चाहिए, और इसको जो है वो आप अपने साथ कैरी करें। जरूरी नहीं है कि आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड कोई वर्किंग नहीं है या आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करना नहीं जानते। ये तमाम चीजें वर्कशॉप्स के साथ और ट्रेनिंग के साथ, और हम एकेडमिया में भी आप देखते हैं, आप भी माशाल्लाह पढ़ाते हैं, हमने आपसे ही पढ़ा है माशाल्लाह, और हमने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो डॉक्टर मुस्तफा जो कोर्सेज हमने इनसे लिए उसमें हमने काफी सारी चीजें एनहांस की। सो ये अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स या डाटा एनालिटिक्स आपका अच्छा नहीं है तो ये इसे एनहांस किया जा सकता है। बट द थिंग इज कि सप्लाई चेन में आने के लिए ये तीन चीजें तो नेसेसरी हैं।
कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा ये कि आप जो है वो हेलीकॉप्टर व्यू में चीजों को देख सकें। आप नैरो डाउन करके ना देखें, आप हेलीकॉप्टर व्यू में जब किसी चीज को देखेंगे तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करेगी आपके सप्लाई चेन करियर। अच्छा, सप्लाई चेन से रिलेटेड मैं आपको एक चीज बताऊं कि सप्लाई चेन को सबसे ज्यादा जिसने अट्रैक्ट किया है, सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट हुए सप्लाई चेन से वो थे इंजीनियर्स। इंजीनियर्स को सबसे ज्यादा सप्लाई चेन ने अट्रैक्ट किया। आप इंडस्ट्री में जाएं, आपको मोस्टली इंजीनियर्स नजर आएंगे जिन्होंने सप्लाई चेन में एमबीए किया हुआ है, सप्लाई चेन में डिप्लोमा किया हुआ है, या सप्लाई चेन से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, वहां पे भी हमारी जो सप्लाई चेन है उसमें बहुत सारे या तो इंजीनियर्स आते हैं या कंप्यूटर जिनका बैकग्राउंड स्टडीज होता है वही आते हैं, ज्यादा लोग वही आते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसकी वजह यह है कि सप्लाई चेन के जो फाउंडेशंस हैं उसको डेवलप करने में जो अर्ली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हैं उसमें इंजीनियर्स ने एक मेजर पार्ट प्ले किया है। लेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है इसमें भी इंजीनियर्स ने बहुत अपना मेजर रोल प्ले किया है। मिसाल के तौर पे वो हम अक्सर बच्चों को पढ़ाते हैं, वो फ्रेडरिक विंसलो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर है। इसी तरह हेनरी फ्योल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी उनकी, अगेन वो माइनिंग इंजीनियर है। इसी तरह वो जो जोसेफ जोरांस हैं जिनको हम क्वालिटी की ट्रायोलॉजी हम उनको बच्चों को जब पढ़ा रहे होते हैं, जब स्टूडेंट्स को हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड जब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो जोसेफ जोरांस अमेरिकन बॉम्बिंग के बाद जापान में काफी अच्छी उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करवाई। अगेन ही इज द इंजीनियर। तो इंजीनियर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन चूंकि सप्लाई चेन में बेहद रहा, इसी वजह से सप्लाई चेन को सबसे पहले अट्रैक्ट ही इंजीनियर्स को किया गया। लेकिन इंजीनियर्स के बाद उसके बाद उसमें कॉमर्स वाले भी आ गए, वो स्टूडेंट्स जिनकी मैथमेटिकल स्किल्स बड़ी अच्छी हैं, जो जिनका मैथ्स बड़ा अच्छा है, वो अगेन वो भी अट्रैक्ट हुए उसके साथ। तो इंजीनियर्स के बाद हमने एक बैच देखा कि जी कॉमर्स वाले बेताशा, उसके अंदर आपने भी देखा होगा ये इंडस्ट्री में काफी सारे लोग जो कॉमर्स से बिलोंग करते हैं वो सप्लाई चेन में भी काम कर रहे हैं और सप्लाई चेन की स्टडीज भी करते हैं। इंजीनियरिंग कॉमर्स के बाद फिर इस फील्ड को जो है वो फर्दर डाइवर्सिफाइड कर दिया गया और फिर एक एरा आया कि जिसमें ये बात कही गई कि जी सिर्फ सप्लाई चेन इंजीनियर्स या सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए नहीं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो कि इसे जर्नलिस्ट पढ़ना चाहते हैं, जो कॉमर्स से बिलोंग नहीं भी करते या वो इंजीनियरिंग की फील्ड से बिलोंग नहीं करते, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उन्हें सप्लाई चेन पढ़ाई जाए तो एक करिकुलम ऐसा डिजाइन किया जाए, ऐसे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाए। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बीएस करवाती, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो बीएस करवा रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस बैकग्राउंड से, बट आप आके बीएस सप्लाई चेन में एडमिशन ले लें। उसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इंजीनियर होने चाहिए, उसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप कॉमर्स होने चाहिए। इसी तरह बहुत सी यूनिवर्सिटीज बीएस लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन करवाती हैं जो कि इंटरमीडिएट के बाद है। उसमें आपको कुछ फंडामेंटल कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं जिसमें इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात और साथ ही साथ कुछ कोर कोर्सेज हैं जो कि सप्लाई चेन से बिलोंग करते हैं। उसमें आपकी इन्वेंटरी मैनेजमेंट से रिलेटेड स्किल्स, उसमें आपकी सोर्सिंग से मैनेजमेंट स्किल्स, उसमें आपकी प्रोडक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड जो स्किल्स हैं जो कि जिसके लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, जिसके लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स चाहिए। तो ये जो कोर्सेज इन यूनिवर्सिटीज में डिजाइन किए गए हैं उनका आउटकम ही यही है कि आपको इस कैपेबल बनाया जाए कि आप अगर से तो जाके कल को आप इंटरमीडिएट के बाद सप्लाई चेन पढ़ते हैं और उसके बाद जाके सप्लाई चेन का कोई फंक्शन ज्वाइन करते हैं, जैसा कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, जैसा कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, जैसा कि लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है, तो आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज इतना हो कि आप जाके जो अर्ली स्टेज है, नॉट एट द मिड स्टेज, नॉट एट द सीनियर स्टेज, बट जो अर्ली स्टेज है उसमें आप इतना कैपेबल हो कि आपके पास इतना थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है कि जी अब आप उन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं जाके फर्दर। सही। जो आपको एकेडमिया में जो सप्लाई चेन की जो फील्ड्स जो हम बीएस देखते हैं या एमबीए देखते हैं या बीबीए देखते हैं, ये बेसिकली एक स्टूडेंट को, ये स्टूडेंट जो भी व्यूअर्स ये कैंपस टू करियर की वीडियो देख रहे हैं, खासकर ये मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि अगरचे तो वो इंटरमीडिएट के बाद जाते हैं बीबीए में, एमबीए में या किसी बीएस प्रोग्राम में, तो ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये आपको इस कैपेबल बनाते हैं कि आप उस फील्ड से रिलेटेड एक्सप्लोरेशन करें, आप उसे एक्सप्लोर करें, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे इंडस्ट्री में जाके। एट दिस स्टेज आप सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे, ऐसे ही है ना सर? बिल्कुल। जो बीएस के प्रोग्राम्स हैं, एमबीए, सप्लाई चेन, व्हाटएवर द मार्केटिंग इज और एचआरएस, तो इन प्रोग्राम्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करवाना है जो रेलिवेंट फील्ड है।
एक्सप्लोरेशन में ही उनकी जो स्किल्स है उन्हें डेवलप किया जाएगा, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स है, चाहे क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स है, चाहे वो डिजाइन स्किल्स है, चाहे वो उनकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स है, चाहे वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स है। प्रेजेंटेशन करवाते हैं बच्चे में, तो आज प्रेजेंटेशन दिए डॉक्टर मुस्तफा की क्लास में। रीजन यही है कि जो करिकुलर डिजाइन किया गया है और उसको करने का ऑब्जेक्टिव वो यही है कि एक्सप्लोरेशन आपकी जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए। बिल्कुल सही। दूसरा पार्ट मेरा ये था, उसके साथ मैं एक और पार्ट अटैच करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज हैं, क्या वो इस चेंज के लिए जो सप्लाई चेन में आ रहा है, जिसके ऊपर हमने अभी बात की, इसके लिए तैयार है? और जॉब मार्केट क्या है? सर, जॉब मार्केट अगर मैं सप्लाई चेन की बात करूं तो आज की जो सप्लाई चेन है उसमें जेंडर डजंट मैटर। ठीक है, इधर आप मेल है या फीमेल है, ये कोई मैटर ही नहीं करता आज की सप्लाई चेन पे। हाँ, आप आज से 10 साल पहले की सप्लाई चेन पे जाते, कोई 20 साल पहले की पाकिस्तानी सप्लाई चेन में जाते, तो आप बिल्कुल उसमें ये कह सकते थे फीमेल्स के लिए कोई स्कोप ही नहीं है। एट द टाइम व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, तो हमारी क्लास में एक फीमेल लड़की थी, बिल्कुल याद है। आपको भी याद होगा, एक फीमेल स्टूडेंट थी। आज हम 2025 में खड़े नहीं, लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं सप्लाई चेन में। बिल्कुल ऐसा ही, सप्लाई चेन में लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं। उसकी वजह ये है कि जेंडर बायसनेस खत्म हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि जो सप्लाई चेन के डिफरेंट फंक्शंस हैं, चाहे वो प्रोक्योरमेंट है, चाहे वो इन्वेंट्री है, चाहे वो प्रोडक्शन प्लानिंग्स हैं, उसमें फीमेल्स बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रही हैं हमारी मार्केट। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूं, उस ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी की सीईओ जो है, जो ओवरऑल पूरी कंपनी की सप्लाई चेन देखती हैं, जो ओवरऑल पूरी कंपनी की लॉजिस्टिक्स देखती हैं, जो ओवरऑल पूरी कंपनी की प्रोक्योरमेंट देखती हैं, शी इज अ फीमेल, खातून है वो, तो बहुत अच्छे से पूरी कंपनी को चला रही है वो। तो ये जो अट्रैक्टिवनेस है खासकर पाकिस्तानी मार्केट में, तो एक चीज तो आप ये कैंपस टू करियर के जितने भी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए ये चीज तो वो अपने पास क्लियर रखें कि सप्लाई चेन इज फॉर एवरीवन। वो मेल के लिए भी है, वो फीमेल के लिए भी है। हाँ, ये सवाल अगर आप मुझसे 10 साल पहले करते तो मैं शायद ये कहता कि सप्लाई चेन इज ओनली फॉर मेल, लेकिन चूंकि रेवोल्यूशंस आते हैं तो चीजें बदलती जाती है। तो ये सप्लाई चेन भी बदल चुकी है। आज से ये मर्दों के लिए नहीं है, ये खवातीनों के लिए भी। ठीक है, और बहुत अच्छे से खवातीनें जो है वो इस फील्ड में जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही। ठीक है। अच्छा, हमने बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट तो देखे, लेकिन जैसा कि हमने बात की कि हमारे ये चैनल जो है वो बच्चे देख रहे हैं जो इस वक्त सेकेंड ईयर में है, तो उनके लिए अगर मेरे लिए सप्लाई चेन क्या है, मैं तो समझता हूं कि घर में जो अम्मी सौदा मंगाती हैं, उसके बाद चाय की पत्ती और आटा और दालें फ्रंट पे रखी होती हैं, और एक बैकअप पे भी जो है बोरी रखी होती है, ये भी सप्लाई चेन है, जो मैं पर्सनली समझता हूं। तो फहद, आप अपने एक्सपीरियंस से बहुत ही आम लफ्जों में हमारे व्यूअर्स को, जिनमें ज़ाहिर बच्चे भी हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, जो सप्लाई चेन को एज अ कैरियर इस वक्त सोच रहे हैं, उनको बताएंगे कि सप्लाई चेन क्या है, बहुत ही सादे वर्ड्स में। देखिए, सप्लाई चेन कुछ नहीं है सिवाय इसके कि सप्लाई चेन नाम है कोऑर्डिनेशन का, सप्लाई चेन नाम है इंटीग्रेशन का, सप्लाई चेन नाम है कॉपरेशन का। इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन किनका? ह्यूमन रिसोर्सेज का। किनका? टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज का। किनका? ऑर्गेनाइजेशंस का। किस लिए? ताकि एक प्रोडक्ट या एक सर्विस जो है वो एक आम कस्टमर को जो है वो डिलीवर की जा सके। वो कैंपस टू करियर के स्टूडेंट्स जो अभी ये वीडियो अपने सेलफोन में देख रहे हैं, अपनी एलईडी में देख रहे हैं, या अपने किसी कंप्यूटर में देख रहे हैं, तो वो कंप्यूटर, वो एलईडी या वो कंप्यूटर सिस्टम किसी सप्लाई चेन के थ्रू ही आप तक पहुंचा है। ये आप इस काबिल हुए, आप इस कैपेबल हुए कि आप इस वीडियो को देख सके, तो दैट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन को अगर हम देखते हैं, तो सप्लाई चेन का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो उस प्रोडक्ट को, जो भी उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को परफॉर्म किया जाना है, उससे रिलेटेड उसके रॉ मटेरियल को अरेंज करना, उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग को परफॉर्म करना, उसके बाद उसकी वेयर हाउसिंग को परफॉर्म करना, देन उसकी ट्रांसपोर्टेशन को परफॉर्म करना, और अल्टीमेटली एक कस्टमर को जो है वो डिलीवर कर देना। सो इट मींस कि सप्लाई चेन इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच यू आर यूजिंग एट योर होम। आप जो अपने घर में जितनी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ले रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप अपने घर में यूज कर रहे हैं, चाहे आप एसी यूज कर रहे हैं, चाहे आप कोई वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, चाहे आप सेलफोन यूज कर रहे हैं, वो आप तक पहुंचा है जस्ट बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन। और जैसा कि मैंने आपसे इस टॉपिक के स्टार्ट में बात की कि सप्लाई चेन नाम है कोऑर्डिनेशन का, इंटीग्रेशन का, कॉपरेशन का। एप्पल कोऑर्डिनेट करता है सोनी से, कैमरा चाहिए उसे। एप्पल को अपने आईफोन्स के लिए कैमरे चाहिए होते हैं सोनी से, तो सोनी से वो कैमरे लेता है।
क्यों? कोऑर्डिनेशन चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए, कॉपरेशन चाहिए विद सोनी। अगरचे तो कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन नहीं होगी तो फिर आईफोन तो फिर अपने अपने सेलफोन्स में सोनी का कैमरा यूज नहीं कर सकता। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस कोऑर्डिनेट करती हैं, कॉपरेट करती हैं, इंटीग्रेट करती हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। सेम एप्पल अपनी स्क्रीन के लिए जो अपने सेलफोन्स में यूज करते हैं वो सैमसंग से लेते हैं, एलजी से लेते हैं। अगेन कोऑर्डिनेशन है, कॉपरेशन है, किस लिए? उस प्रोडक्ट को बनाने की जिसे हम आईफोन की सूरत में जानते हैं, जिसे हम आईपैड की सूरत में जानते हैं कि जी वो आईपैड और आईफोन बनाया जाएगा और उसे कस्टमर को डिलीवर कर दिया। अच्छा, हम तो दैट इज ऑल अबाउट द सप्लाई चेन। हम तो समझते थे एप्पल और सैमसंग राइवल है, राइवल नहीं है ये सर असल में बहुत सारी चीजें ये होती हैं कि आप कंपीट भी करते हैं और आप कोलैबोरेट भी करते हैं। दोनों चीजें एक साथ चलती है ना। आप कंपीट भी करते हैं और कोलैबोरेट भी करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका अपना कस्टमर फुटप्रिंट है, आपके पास तो अपना कस्टमर फुटप्रिंट है ना। और जहां और चूंकि हम ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, जैसे हम इसकी आपकी बात से एक बात याद आई कि हम देखते हैं कि टीसीएस, ओसीएस, लेपर्ड, फेडेक्स ये तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। बट इनसाइड तो वो फेडेक्स वाला टीसीएस को बिजनेस दे रहा है, टीसीएस वाला ओसीएस वाले को दे रहा है। बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं पाकिस्तान की रिमोटली कि जहां टीसीएस नहीं जा सकता। अब टीसीएस ने तो ऑर्डर बुक कर लिया, अब वो तो प्रोडक्ट तो डिलीवर कराना है, वो करवाएंगे ओसीएस के थ्रू। इसी तरह टीसीएस ने कोई ऑर्डर बुक कर लिया कि जी XYZ शिपमेंट है, वी हैव टू मूव इट टू यूएई और अमेरिका, माइट भी टीसीएस खुद ना कर सके, दे देगा बिजनेस फेडेक्स को कि जी आप जाएं और आप करें इसको जाके। सो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें कभी भी जो है वो कोलैबोरेशन के दरवाजे बंद नहीं किए जाते, वो हमेशा कोलैबोरेशन के दरवाजे जो है वो ओपन रहते हैं ताकि आप कंपीट भी करें, आप कोलैबोरेट भी करें। सही, क्योंकि इसके बगैर तो आप नहीं कर सकते। या तो फिर आप सिर्फ कंपीट ही करेंगे, अगर आप कंपीट ही करेंगे और कोलैबोरेट नहीं करेंगे फिर तो यूं समझिए आप आइसोलेशन में काम करेंगे। या तो आप कहें कि वी आर गोइंग टू वर्क इन आइसोलेशन, फिर आप कोलैबोरेट ना करें, आप सिर्फ कंपीट करें, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं रहेगा। और चूंकि आज जो इंडस्ट्रियल डायनामिक्स हैं वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो चुके हैं, और जैसे कि हम अपने स्टार्ट की वीडियो में भी हमने बात की थी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा बदलती जा रही है। अब लोग आईफोन लेते हैं, ज्यादातर जो आईफोन यूजर है उनको कैमरा बड़ा पसंद है। सही, ऐसे अब माइट भी अगर वो एप्पल जो है वो कोलैबोरेट ना करे सोनी के साथ, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ करे और वो फेल हो जाए उस स्टैंडर्ड ऑफ कैमरे को प्रोवाइड करने में, तो अल्टीमेटली तो नुकसान एप्पल का। आइडिया कैसे नोकिया का, नोकिया से ऐसा क्या माइक्रोसॉफ्ट के साथ लगा ना वो, उसकी वजह से ऐसे ही है। तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो कोलैबोरेट भी करती हैं और कंपीट भी करती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही ऐसा है और कॉर्पोरेट सेक्टर भी ऐसा है कि जहां आपकी कोशिश ये होती है कि आप प्रॉफिट मार्जिन ले, अगर नहीं ले रहे तो फिर आप प्रॉफिट मार्जिन शेयर करते हैं। सही, खोने से ज्यादा अच्छा है कि आप शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग में ले लें। या तो ये है कि आप खुद लें या तो आप बिल्कुल ना लें, या तो ये है कि आप खुद लें और शेयर करके ले लें। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी है जो कि इंप्लीमेंट होती है। जबरदस्त। अच्छा, बात इस सेगमेंट का, इसके बाद 2 सेगमेंट और हैं छोटे छोटे। इस सेगमेंट का एक आखिरी सवाल, और बेसिकली कैंपस टू कैरियर जो बना उसके पीछे जो बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि बहुत सारे इस वक्त जो हमारे पास सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं वो इस चीज को बहुत ज्यादा जो है प्रमोट करते हैं कि एकेडमिया में ना जाओ, तालीम की जरूरत नहीं है, पढ़ के क्या करोगे, अपनी लिटरली दे आर यूजिंग अपनी डिग्रियां फाड़ दो, ये वाले बड़े सवाल करते हैं, और बिजनेस करो। तो इसी से मैं एक सवाल करना चाहूंगा। पहले तो आप उन दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे ये बताइएगा, और उसके बाद दूसरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सप्लाई चेन के बाद आप जॉब में ही जाएंगे या आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो? यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस आफ्टर हैविंग अ गुड डिग्री इन सप्लाई चेन। बिल्कुल ऐसे ही है सर। और अगरचे तो आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं तो सप्लाई चेन इज अ वेरी गुड फील्ड। आप सप्लाई चेन पढ़ें, सप्लाई चेन पढ़ने के बाद आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप के जो फंडामेंटल्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के फंडामेंटल्स क्या हैं? एंटरप्रेन्योरशिप के फंडामेंटल इनोवेशन है। एंटरप्रेन्योरशिप तभी वर्क करेगी जब उसके अंदर इनोवेशन होगी। ठीक है, अगर आप कोई चीज नई मार्केट में लेके आएंगे वही चलनी है, उससे पहले जितने बैठे हैं वो तो चला ही रहे हैं। आपकी एंटरप्रेन्योरशिप को चार चांद लगाएगी आपकी इनोवेशन होगी आपकी प्रोडक्ट में या सर्विसेज में, उसी के थ्रू आप जो है वो आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को या स्टार्टअप को जो है वो बूस्ट कराएंगे। सो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैं ये समझता हूं कि नेसेसरी है कि आपको सप्लाई चेन के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए।
सप्लाई चेन के फंडामेंटल्स कैसे पता होने चाहिए कि सप्लाई चेन में एक सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं बच्चों को, प्रोक्योरमेंट एंड सोर्सिंग। आपको किसी भी प्रोडक्ट की मेकिंग के लिए आपको सोर्सिंग कहां से करनी है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि आप मिसाल के तौर पे आप ये ग्लासेस बनाने जा रहे हैं, इस ग्लासेस के लिए आपको मेटल कहां से चाहिए और उसके लिए आपको जो ग्लास यूज करना है वो कहां से चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव वे में चाहिए चाहते हैं मार्केट में, तो वो इनोवेटिव है। जैसे कि मैंने एक ग्लास की भी एग्जांपल दी कि आपको ये पता होना चाहिए कि जी वो रॉ मटेरियल कहां से सोर्स हो रहा है, किस क्वालिटी के साथ हो रहा है और किस कॉस्ट के साथ हो रहा है। मिसाल के तौर पे आपने एक प्रोडक्ट बनाया, मिसाल के तौर पे 50 रुपए का, 50 रुपीज का एक प्रोडक्ट आपने बनाया, आपने 20 रुपीज उसके ऊपर अपना जो है वो एड ऑन किया, 70 रुपीज में आपने वो प्रोडक्ट सेल कर दिया। आपने एक प्रोडक्ट बनाया ही 30 रुपीज में, आपने फिर उसके अंदर 40 रुपीज अपना मार्जिन ऐड किया और फिर 70 रुपए का बेच दिया, तो प्रॉफिट मार्जिन तो ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज हो गया। अगरचे तो आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो गई, अगरचे तो मेनली आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट, असल जो कॉस्ट हम देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट की वो मैन्युफैक्चरिंग में या किसी प्रोडक्शन में, वो तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट आती है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट और रॉ मटेरियल का जो क्वालिटी है वो मैटर करता है कि जी वो किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है या किस कॉस्ट में वो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। सो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप में मैं ये समझता हूं कि सप्लाई चेन के जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं, जो सप्लाई चेन से रिलेटेड आपकी सर्टिफिकेशंस हैं, ये आपको काफी हद तक हेल्प आउट करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मार्केटिंग हेल्प आउट नहीं करेगी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको एचआर या फाइनेंस हेल्प आउट नहीं करेगा, क्योंकि मैं फिलहाल अभी सप्लाई चेन का वकील हूं यहाँ पे बैठा हुआ, तो मैं तो यही कहूंगा कि सप्लाई चेन आपको हेल्प आउट करेगी। तो जुमले को यूं कर लेते हैं कि सप्लाई चेन भी हेल्प आउट करेगी। और फात का जो अभी स्टेटमेंट था उससे मुझे ये समझ में बात आई कि सप्लाई चेन की फील्ड के अंदर आप जॉब मार्केट के लिहाज से भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और बहुत ज्यादा इसके अंदर स्कोप मौजूद है। और अगर आप बिजनेस करना चाहें, आप जॉब नहीं करना चाहें, तो उसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। स्मार्ट सप्लाई चेन के अलावा भी अगर हम बात करें तो आप अपनी रिटेल कंपनीज या अपनी लॉजिस्टिक कंपनीज वगैरह भी खोल सकते हैं मेरे ख्याल से। उसके अंदर बहुत ज्यादा उसमें लीगल एस्पेक्ट भी आ जाता है और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसके तहत आप अपने बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से चला सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम इसको अपना जो एक टेक्निकल बातचीत हो रही थी, बड़ी हमारी जो है टेक्निकल बातें रही और मैं समझता हूं कि हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत ज्यादा आई ओपनिंग होगा इस फील्ड से रिलेटेड। और सप्लाई चेन मेरे भी हार्ट से बहुत करीब है, मैं पढ़ा भी रहा हूं इस वक्त सप्लाई चेन के बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो मुझे ये फील्ड नजर आती है कि इसमें बहुत ज्यादा फ्यूचर स्कोप है। एंड मेरे ख्याल से आज के एपिसोड में हम दोनों इस बात को भी इंडोर्स करेंगे कि अगर इस वक्त मैनेजमेंट साइंस में डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बूम आया हुआ है, इसके अलावा एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का बड़ा बूम आया हुआ है, एंड बहुत ज्यादा लोग बात करते हैं फिनटेक की, फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उनका बूम आया हुआ है, लेकिन जो सप्लाई चेन है इसका दौर था, इसका दौर है और मैं समझता हूं कि इसका दौर रहेगा। तो इन टेक्निकल बातों से हटके फात का को जरा सा घेरने की कोशिश करते हैं। और ये हमारा जो पॉडकास्ट है ये बेसिकली इनका अपना चैनल है सप्लाई चेन डॉक्ट्रिन, उसमें भी जो है आपको मिलेगा। तो हम जरा सा सप्लाई चेन डॉक्ट्रिन वालों के लिए पूछते हैं कि ये रैपिड फायर को किस तरह से जो है फेस कर पाते हैं। ऑब्वियसली इनकी फील्ड से रिलेटेड ही होगा, लेकिन इसमें हम कोशिश करेंगे कि वन लाइनर स्टेटमेंट जो है ये इनसे रैपिड फायर में ले सकें। रैपिड फायर में सबसे ज्यादा एक आसानी होती है होस्ट को, उसने सवाल लिखे होते हैं लेकिन गेस्ट को सवाल पढ़ने पड़ते हैं। तो जरा मैं आता हूं सवालों की तरफ और फात आपने इसका जो है क्विक बगैर सोचे जवाब देना है और जो चीज पहले जहन में आए वो आपने यहां पे बोलनी है। दिस इज आवर रैपिड फायर राउंड। तो स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर राउंड विद फहद हुसैन कांगो। तो फहद, पहला सवाल हमारा यह है, वन थिंग यू हेट अबाउट द सप्लाई चेन। इट्स 24/7 जॉब। हाँ, रियली? चलें, जबरदस्त। ओके, ड्रीम कंपनी यू वुड लाइक टू ज्वाइन? आई एम ऑलरेडी इन माई ड्रीम कंपनी और फिलहाल आई एम इन माई ड्रीम कंपनी। और एक ऑर्गेनाइजेशन का मैं ये समझता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगरचे तो आपकी एजुकेशन में आपको हेल्प आउट कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपकी वैल्यू में अगर वो एड ऑन करवा रहा है, आपको इस काबिल बना रहा है कि आप सोशली जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो रह पा रहे हैं, आप सोसाइटी में अच्छे से बिल्डअप हो पा रहे हैं, आपकी अच्छे से ग्रूमिंग हो रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन होती है और वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो फिलहाल मैं अपनी एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन में वन लाइनर था ये इनका। एनीवेज, वन सॉफ्टवेयर दैट एवरी सप्लाई चेन इंडिविजुअल शुड लर्न? SAP, HANA। ओके, एक और सवाल, क्योंकि आप इंडस्ट्री में भी हैं और आप एकेडमिया में भी हैं, तो अगर आपसे पूछूं क्लासरूम या ऑफिस, तो क्या बोलेंगे आप? क्लासरूम। किस में आप ज्यादा अलाइव फील करते हैं?
क्लासरूम। अच्छा, बिगेस्ट मिस्टेक दैट न्यू सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स यूजुअली मेक? बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, सप्लाई चेन इन वन वर्ड? रोमांटिक। अरे यहां पे जो है इन्होंने हमारा रैपिड फायर राउंड जो है बड़ा सक्सेसफुली जो है पास कर लिया है, लेकिन अभी इनका एक इम्तिहान और भी है, और वो हमारा एक और सेगमेंट है जिसको हम नाम देते हैं दिस और दैट। इसमें हम दो ऑप्शन इनसे पूछेंगे और इन्हें क्विकली दो में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और फिर हम जरा देखेंगे कि इनकी चॉइस सप्लाई चेन को लेकर क्या बन रही है। तो स्टार्ट करते हैं दिस और दैट विद फहद कागो। ओके फहद, तो दिस और दैट में हम आते हैं फोरकास्टिंग और इन्वेंटरी प्लानिंग। फोरकास्टिंग। टीचिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर? अब फंस गए। 50-50 कर लें क्या? हाइब्रिड। अच्छा, टीचिंग एंड दी कॉर्पोरेट। चले जी, ये अच्छा आ गया। बल्कि इनफैक्ट जो आजकल मॉडर्न ट्रेंड आ रहा है वो यही आ रहा है। मैं समझता हूं कि प्रोफेशनल के साथ साथ आपको अपने किसी पैशन को भी साथ में लेके चलना चाहिए, और ये इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। अच्छा जी, एक्सेल और ईआरपी, मेरे ख्याल से इसका जवाब ऊपर आ गया, दोबारा पूछ लेते हैं। ईआरपी आ जाते हैं। ओके, लोकल मार्केट या इंटरनेशनल एक्सपोजर्स? फर्स्ट लोकल मार्केट देन इंटरनेशनल एक्सपोजर। एयर फ्रेट और सी फ्रेट? सी फ्रेट। सी फ्रेट। अच्छा, वेयर हाउस और प्रोक्यूरमेंट? वेयर हाउस। अच्छा जी, चले जी, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन? प्लानिंग। वर्क फ्रॉम ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम? आई थिंक कॉन्टेम्पररी सप्लाई चेन में वर्क फ्रॉम होम, बट फॉर ट्रेडिशनल सप्लाई चेन वर्क फ्रॉम ऑफिस। ओके, लास्ट क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है हमारा, स्टार्टअप या जॉब, स्पेसिफिकली सप्लाई चेन इंडिविजुअल? स्टार्टअप। चले जी, जबरदस्त। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग, और जो दिस और दैट में फाद ने जवाब दिए, इससे नजर ये आ रहा है कि ही इज अ वेरी एग्रेसिव सप्लाई चेन इंडिविजुअल, और सप्लाई चेन इज बेसिकली इज हिज पैशन एज वेल एज प्रोफेशन। और मैं ही समझता हूं कि अगर आपका जो पैशन है वही आपका प्रोफेशनल बन जाए तो यू आर वन ऑफ द लकी इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड। तो आज हम लोगों ने जो बात की उसमें हमारा जो मेन फोकस था वो फोकस था सप्लाई चेन एज अ कैरियर, चैलेंजेस इन सप्लाई चेन, एंड सप्लाई चेन के अंदर फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हमारे क्या है, यानी कि माजी, हाल और मुस्तकबिल। इन तीनों फेजेस को हमने सप्लाई चेन के साथ कवर करने की कोशिश की विद आवर एक्सपर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला। इट वाज ऑनर फॉर मी कि मैं आपने मुझे यहाँ जो है वो मदऊ किया, और मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मैं आपके सामने बैठ के जो है वो सप्लाई चेन पे मेरी डिस्कशन रही, और खासकर वो स्टूडेंट जो कि कैंपस टू करियर के सब्सक्राइबर्स भी हैं और कैंपस टू करियर पे जो है वो इसे फॉलो भी कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली ये इस तरह की जो वीडियोस हैं और इस तरह के जो सेशंस हैं जो हो चुके हैं और जो आने वाले सेशंस हैं, डेफिनेटली वो तमाम सेशंस जो हैं वो उन तमाम इंडिविजुअल्स को, उन तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगे, चाहे वो अपने करियर के किसी भी स्टेज पे हैं, चाहे वो अपने मैट्रिक की स्टेज पे हैं, इंटरमीडिएट की स्टेज पे हैं, ग्रेजुएशन पे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन पे। तो चूंकि जैसे कि डॉक्टर मुस्तफा ने भी बात की कि कैंपस टू करियर जो है इट इज अ लॉन्ग जर्नी। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये इसने सिर्फ स्कूलिंग को कैटर करना है या इंटरमीडिएट को कैटर करना है या सिर्फ यूनिवर्सिटीज को कैटर करना है, इसने एंड टू एंड एजुकेशनल सिस्टम को जो है वो कैटर करना है। और डेफिनेटली ये कैंपस टू करियर जो है ये आने वाले वक्तों में और मौजूदा दौर में भी जो है वो जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इन वीडियोस को देखते हैं, उनके लिए डेफिनेटली एक बेनिफिट प्रोवाइड करें। एक मुहावरा है, लाइटर नोट पे बात कर देते हैं, यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर्स। तो मैं भी यकीनन चाहूंगा कि वो लोग जिनको सप्लाई चेन आज समझ में आया है और सप्लाई चेन को वो एज अ कैरियर लेना चाहते हैं, तो जरूर ज्वाइन और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फहद हुसैन कांगो का चैनल है सप्लाई चेन डॉक्ट्रिन। इनफैक्ट वैसे तो मैं उनका टीचर हूं, लेकिन यूट्यूब या सोशल मीडिया में ये मेरे उस्ताद हैं और इनसे ही सीख के मैंने जो बहुत कुछ जो है करने की कोशिश की है। तो सप्लाई चेन डॉक्ट्रिन को जो लोग सप्लाई चेन को डिटेल में सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो जरूर ज्वाइन करें। और इसमें भी इनकी रेगुलर वीडियोस आती हैं जिसमें ये सप्लाई चेन से रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। कैंपस टू करियर को यहाँ पे जो है आज हम जो है रुकते हैं, और ओवरऑल आज जो हमने सीखा इसको कोशिश करेंगे कि आगे आप लोगों के साथ दूसरी फील्ड
फील्ड्स यानी कि एचआर को लेकर भी बात करें, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को लेकर भी बात करें, फिनटेक को लेकर भी बात करें, तो ये तो मैनेजमेंट साइंस आ गया। लेकिन हम इसमें यकीनन साइकोलॉजी के लिहाज से भी एक प्रोग्राम करना चाहेंगे। आने वाले दिनों में लॉ के ऊपर जो मैं एक प्रोग्राम करने वाला हूं कि लॉ एज अ फील्ड कैसी है पाकिस्तान में, और इसी तरह से और बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनके ऊपर हम बात करते रहेंगे। तो जुड़े रहिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको सप्लाई चेन में जाना है तो आपको कौन सा एस्पेक्ट उसका समझ आया, और अगर कोई क्वेरी हो तो यकीनन आप जो है इस पे पूछ सकते हैं। फहद अपना जो है टाइम निकाल के इसका जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि सप्लाई चेन की कोई क्वेरी है तो उसको आपके साथ एंटरटेन किया जाए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू फहद, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।